मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक के, जिसका महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद यहां पर बहुत ही ज़ोरों शोर से पुरजोश तरीके से उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा को, इस भारत जोड़ो यात्रा को यूथ खास तौर से बहुत पसंद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा इतनी देर से क्यों शुरू की गई। दूसरी चीज़ ये है कि क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के वो उसके पिछले दौर की वो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ख़ास तौर से मुस्लिम तबका जो बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा है, टाडा और पोडा जैसे कवानीन के तहत कई सौ गरीब और बेकसूर मुसलमान जेल में बंद कर दिए गए जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। या वहीं बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर के जो कांग्रेस की गलतियां हैं जिसकी वजह से मुस्लिम तबका एकदम कांग्रेस से नाराज़ होकर के उससे कट चुका था। क्या इस भारत जोड़ो यात्रा में मुसलमानों को भी जुड़ने की कोशिश की जाएगी? मुमरा के मशहूर सामाजिक कारकुन राजू अंसारी, जो खुद कांग्रेस के कारकुन भी हैं, उनसे बात किया है। उन्होंने क्या जवाब दिया इन सारे सवालात को का पेश है आपके सामने ये वीडियो। राजू भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमको वक्त दिया आपसे मुलाकात के लिए। हम दरअसल बात करना चाह रहे थे एक ऐसे टॉपिक पे जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से हर तरफ उसकी बातें हो रही हैं कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा इतनी देर में क्यों शुरू हुई, क्या वजह थी इतनी देर में शुरू होने की, और इस यात्रा से देशवासियों को क्या फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर से एक तबका जिसको हम कह सकते हैं जो मुसलमान तबका है वो काफ़ी नाराज़ है कांग्रेस से, उसकी नाराज़गी कैसे दूर होगी? सबसे पहले तो मैं नदीम लारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ब्लैक बैम्बू की तरफ से हमारा इंटरव्यू लेने पर यहाँ पर आए हैं और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कांग्रेस की तरफ से आपको कुछ बोल सकूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपका सवाल था कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की गई है श्री राहुल गांधी जी के साथ में हमारे तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जो मिल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये पदयात्रा का दौर शुरू हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा देरी हुई है हमें आने में, मगर जो आज इस देश का वातावरण है, कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। अगर ये अब नहीं करते अगर हम लोग, तो हो सकता है कि हमारा देश अराजकता की तरफ बढ़ जाता था, हमारा देश जो अनार्की की तरफ बढ़ जाता था, हमारा देश जो हिटलर शाही की तरफ बढ़ रहा है, हमारा देश जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो यंग जनरेशन है, हमें उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हमें ये चाहिए कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, उनको फ्यूचर में एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा संविधान मिले और एक अच्छे संविधान को फॉलो करने वाला देश मिले। वो मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं टूटता जा रहा था, हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, हमारे आइन को सेव करने के लिए हमें एक कदम उठाना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमें एक पब्लिक का जो समर्थन मिल रहा है वो एक अपार समर्थन है। बड़े बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है हमारे साथ में। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कदम है। इसके अंदर एक दूसरा सवाल आपका ये भी था कि जिस तरीके से मुसलमान आप कह रहे हैं कि नाराज़ है कांग्रेस से, तो मैं ये समझता हूँ देखो, इस देश में सिर्फ दो ही लोग राज कर सकते हैं, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। यही हमारे देश के अंदर दिल्ली के ऊपर राज कर सकती है। हम बीजेपी के साथ जा नहीं सकते, तो हमें मजबूरन कांग्रेस के साथ में ही जाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि आज 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हमारी जनगणना की गई है, उस जनगणना के हिसाब से इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के अंदर जो 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, उसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ मुसलमानों की है। मुसलमानों का जो परसेंटेज है इस देश के अंदर वो 14.3% है, जिसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 140 करोड़ के अंदर, तो तकरीबन 21 से 22 करोड़ मुसलमान यहाँ पर रह रहा है। अगर उनको हम लोग वोटर में तब्दील करते हैं तो आज जो 90 करोड़ लोग जो वोटर हैं, उस 90 करोड़ वोटर के अंदर मैं समझता हूँ कम से कम 12 से 13 करोड़ मुसलमान वोटर हैं। ये 12 से 13 करोड़ मुसलमान अगर वन साइड अगर कांग्रेस की तरफ झुकते हैं, कांग्रेस को साथ समर्थन देते हैं और कांग्रेस का साथ देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि
हमें सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में, सेंट्रल के अंदर सत्ता हासिल करने में हमें कोई रोक नहीं सकता, मगर इसके लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ में बैठना पड़ेगा टेबल के ऊपर। आज जिस 70 सालों के अंदर हमारे को जो एक सिर्फ एक यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत हमें यूज किया गया है, जिस तरीके से हम लोगों को, मुसलमानों को, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ खाली, कि मुसलमानों को हमेशा एक वोट बैंक पॉलिसी के तौर पे देखा गया है। आज आप देख ले, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी मुसलमान पॉकेट्स हैं वो एक गेटो की तरह है। वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ कोई बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, वहाँ पानी नहीं है पीने को, वहाँ पर बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर नहीं है। तो ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की ही देन है। अगर कांग्रेस ने अगर हमारे को सही से रखा होता, हमें अच्छे से पैम्पर किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती थी कि आज ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये हिंदू वाहिनी के लोग, या अभिनव भारत के लोग, ये जो बीजेपी के लोग जो हैं, ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे होते थे। ये नहीं कर सकते थे, मगर हमने कहीं ना कहीं ढील दी। हमने जो सर्वधर्म संभव का जो एक नारा है हमारे देश का, अनेकता में एकता का जो एक हमारा एक स्लोगन है, उसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भूल गए। वो जो कुछ साइकोफैंट्स थे हमारे कांग्रेस के आला कमान के पास, मैं सीधे सीधे कहूँगा गांधी परिवार के पास, जो आला कमान के पास जो छोटे मोटे जो उनके चमचे हुआ करते थे, उन्होंने इस तरीके से उन्हें मिसगाइड किया, इस तरीके से उन्हें मिसरूल किया कि उन्होंने अपने फायदे के लिए कई कौमों को नुकसान पहुंचाया। आपने देखा होगा शायद, जैसे सिख दंगा हुआ 1984 में, उसमें कई सिख परिवार को काट दिया गया, उन्हें बर्बाद कर दिया गया, उन्हें लूट लिया गया, उनकी इज्जत और आबरू को लूटी गई। तो हमारी जो कांग्रेस है वो इस तरीके की राजनीति नहीं करती। हम विध्वंसी राजनीति, हम डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कभी नहीं करते हैं। कांग्रेस का हमेशा सिद्धांत रहा है गांधी जी वाला। हम गांधीयन वे से, अहिंसा के हिसाब से हम लोग हमेशा राज करते आए हैं। सबको साथ में लेकर के चलना हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमें राहुल गांधी के अंदर वो स्पार्क दिख रहा है, वो जो एबिलिटी है, वो जो योग्यता है, वो हमें दिख रही है। हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी सारे इस देश के सारे समाज के लोग को, सारे जमात के लोग को, सारी जाति के लोगों को जोड़ करके एक अखंड भारत की एक वापिस से एक रचना करेंगे। और हो सकता है 2024 में हम लोग वापिस सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में आने से पहले उन्हें हमारे साथ में बैठना पड़ेगा, मुसलमानों के साथ में बैठ करके बात करनी पड़ेगी। हमारे को कुछ लुक्रेटिव ऑफर्स देने पड़ेंगे। हमें टिकट नहीं चाहिए, मत दीजिए हमें टिकट सर, मगर हमारे जो मुस्लिम पॉकेट्स है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कीजिए, वहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज़ दीजिए, बेसिक हेल्थ दीजिए, बेसिक एजुकेशन दीजिए। यही हमारी मांगे हैं और हमारी क्या मांगे हैं। हमने देखा है कि शुरू में राजीव गांधी के दौर में उस वक्त से कांग्रेस ने जो है ना सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाना शुरू किया, जी बिल्कुल, जिसके बाद धीरे धीरे बाबरी मस्जिद की शहादत, शिलान्यास से लेकर शहादत तक का पूरा कांड हुआ। और जितने भी जो गैर इंसानी कानून थे, वो टाडा हुआ या पोटा हुआ, सब कांग्रेस लेकर गई, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। क्या कांग्रेस अपने इस पदयात्रा में, अपने इस भारत जोड़ो यात्रा में मुसलमानों से माफ़ी मांगेगी कि ये सब गलत किया और आगे से ऐसा नहीं होगा, उसको यकीन दिलाएगी? मैं समझता हूँ हमें माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है। मुसलमान बहुत बड़ा दिलदार है, बहुत बड़े दिल वाला होता है। मुसलमान तो ऐसे ही माफ़ कर देता है। बस हमें इतना ही चाहिए कि अगले इलेक्शन से पहले जो आपका मैनिफेस्टो आएगा, जो आपकी घोषणा पत्र आएगी, जो आपकी इलेक्शन के वादे आएंगे, उस वादे के अंदर आप एक वादा ये भी कर दीजिए कि जितने भी माइनॉरिटीज़ के पॉकेट्स है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों के लिए कीजिए, हमारे देश के अंदर 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है। पंजाबी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, मुस्लिम है, जैन है। ये 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। ये 6 लोगों को कहीं ना कहीं हमें इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ में हैं, हम कम तादाद के अंदर है। और जिस तरीके से आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस पैदा किया गया, एक बहुत बड़ा दानव पैदा किया गया है, वो दानव है जातिवाद का, और उसे पैदा करने में बहुत बड़ा हाथ बीजेपी का है। उसे आज देख रहे हैं नहीं, अब इसमें थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है, क्योंकि जब जब कहीं पे अगर मसला उठता है रिजर्वेशन का या मंडल का मसला, जब जब जहाँ जहाँ उठा है वहाँ पर कांग्रेस ने इस मसले को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया है। चाहे वो 49 का बाबरी मस्जिद ताला खुलना हो, चाहे वो उसके बाद के सारे कांड हो, हर जगह पे हिंदू मुस्लिम करके शेड्यूल कास्ट के हक को मारने के लिए या जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ। मैंने पहले ही आपको इस बात के अंदर मैंने एक इशारा आपको दे दिया था कि बहुत सारे साइकोफैंट्स थे जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घुमा करते थे। उन्होंने ही हमारे देश के अंदर ये अराजकता लाई है। उन लोगों ने ही अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया है ताकि उन्हें हिंदू वोट मिल सके। पर मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अभी भी वापस हम लोगों ने देखा, आपको एक बात बताता हूँ, पी चिदम्बरम साहब जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सच्चर कमेटी गठित की थी। उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि जो मुसलमान जो है, वो जो बीपीएल फैमिलीज है, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी समाज, हम उससे भी पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? हमारे पास रोजगार नहीं है,
हमारे पास व्यवसाय नहीं है, हमारे पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, हमारे पास बेसिक हेल्थ केयर नहीं है। अगर हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश के प्राणी, हम इस देश के अंदर बाय चॉइस रह रहे हैं, बाय चांस नहीं रह रहे हैं। हमारे पास चॉइस थी कि हम छोड़ करके पाकिस्तान जा सकते थे, हम नहीं गए। हमने देश को इसको अपना वतन माना, इसी मिट्टी को हमने हमारे हाथों में लगाया, अपने सर पर लगाया, और हमने इस देश के साथ में जिस तरीके से देश बढ़ा उस तरीके से हमने इस देश को हमारे खून पसीना दे करके बढ़ाया। तो हमारा इस देश के ऊपर पूरा पूरा हक है, हम इस देश के वाशिंदे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट को जब पेश किया गया, और पी चिदम्बरम साहब का कहना था, उनकी रिपोर्ट मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको लागू कर देना चाहिए। अगर वो आज लागू करते तो आज मुसलमानों की इतनी बदहाली नहीं होती थी। उसके बाद में 2 और कमेटी आई, एक जस्टिस सच्चर कमेटी आई, उसके बाद में एक रंगनाथ मिश्रा कमेटी आई, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र स्टेट ने एक महमूद रहमान कमेटी गठित की थी, वो आई। 3 कमेटियां मुसलमानों के लिए कह रही है, एक ही टोन में कह रही है, एक ही तरीके से कह रही है, इको करके कह रही है कि नहीं, मुसलमानों की जो है वो बदहाली है, मुसलमान बहुत बदहाल तरीके से जी रहा है। मुसलमान ने जब कांग्रेस का 2004 से लेकर 2014 का 10 साल का वक्फा गुजरा है, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने उसको हाथ में लेकर के तीनों कमेटियों की रिपोर्ट्स को थोड़ा सा मुसलमानों के लिए करना चाहिए था। हम बहुत ज़्यादा की चाह नहीं रखते, हम सर्व सक्षम हैं, हमें मालूम है हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम ना कभी इस देश के अंदर इस सरकार के मोहताज रहे हैं, ना गवर्नमेंट जॉब्स के मोहताज रहे हैं। मुसलमान आज भी टायर पंचर भी बना सकता है और रॉकेट भी बना सकता है, ये आपने देखा है इस देश के अंदर, ये देश की हिस्ट्री है। हमारे पास अगर सलमान, शाहरुख खान और आमिर खान है तो हमारे पास अजहर जैसे लोग भी। हम हर फील्ड के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, हम हर फील्ड के अंदर हम लोग हमारा सिक्का जमा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ है ना वो देने की ज़रूरत है। और आज भी अगर कांग्रेस सही से बैठ करके, अगर मुसलमानों के साथ में बैठ करके टेबल के ऊपर अगर हमें वादा दे, हमें अगर ये दिलासा दे कि नहीं, हम अगले सरकार अगर हमारी बनती है तो सरकार के अंदर ये काम करेंगे, और वो लिखित तौर पर दे, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर अपना जो घोषणा पत्र है उसके अंदर वो लिख करके दे। मैं समझता हूँ मुसलमान सारी पुरानी बातें 50-70 साल की जो हमारे साथ में जो चीज़ें हुई हैं, जो जुल्म हुए हैं, वो हम सब भूल जाएंगे, हम फिर कांग्रेस का साथ देने को तैयार। कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद हर जगह पे इलाकाई पार्टियां जो है ना उन्होंने पार्टीज ने कब्जा है ना, हर जगह पकड़ा। अभी भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कांग्रेस ही जो है हरा सकती है। लेकिन आगे आने वाले इलेक्शन में क्या कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो रीजनल पार्टी थे उनसे अलायंस करेगी, या वही पुराना रहेगा कि हम बड़े हैं तो हम ही लड़ेंगे वाला हिसाब रहेगा? नहीं, बिल्कुल करेगी। मैं समझता हूँ, जैसे भी आपने देखा कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर साहब के देहांत के बाद में जगन मोहन रेड्डी के साथ में कांग्रेस के कुछ लोगों ने क्या किया, उन्हें जेल में रहना पड़ा। आज वो सत्ता में है, क्लीन स्वीप मारा उन्होंने। आज उनके पास मेरे ख्याल से कुछ 22 MPs हैं उनके पास, हमें उन्हें साथ में लेना चाहिए। वो कांग्रेसी सिद्धांत के लोग हैं, वो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। ममता बनर्जी कांग्रेसी विचारधारा की है, बिजू पटनायक साहब कांग्रेसी विचारधारा के हैं, लालू प्रसाद यादव साहब कांग्रेसी विचारधारा के, कांग्रेस से जुटे हुए हैं ना, सब कांग्रेस से टूटे हुए लोग हैं। और कांग्रेस में वापस, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में वापस आएंगे, मगर कांग्रेस ने एक बिग ब्रदर की तरह, एक बड़े भाई की तरह इन सब का हाथ साथ में पकड़ करके एक जुटी के साथ में अगर ये इलेक्शन लड़ती है 2024 का, बहुत सारे लोग इसके अंदर हमारे साथ में, मैं समझता हूँ MIM को भी साथ में देखना चाहिए। देखो MIM के बारे में आपको बोलूँ मैं, MIM 1960s से हमेशा कांग्रेस ने उनके सामने कैंडिडेट दिया हैदराबाद के अंदर, चाहे वो सलार साहब रहे हो, सलाउद्दीन ओवैसी साहब, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब रहे, उनके सामने कांग्रेस ने हमेशा कैंडिडेट दिया। मगर जब भी वो जीत करके आते थे तो उनका लोन जो MPs होता था, जो उनका एक MP होता था, वो हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट करता था, आपने देखा होगा हमेशा। तो कांग्रेस से क्या करना चाहिए, सारे जो रीजनल लोग हैं जिनकी सोच, जो विचारधारा है वो एक है। हम सेक्युलरिज्म को, हम जो इस देश के अंदर सेक्युलर फैब्रिक्स है उसको जिंदा रखना चाहते हैं, सर्वधर्म संभव को जिंदा रखना चाहते हैं, अनेकता में एकता को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर हम इस तरीके से अगर हम सोच रहे हैं तो क्यों ना जितनी भी रीजनल पार्टियां, जिनके हम बड़े भाई बन करके इनको साथ मिले और सत्ता में आए, सब जन मिलकर के ये जो रावण हमारे पास जो पैदा हुआ है, ये हमारे पैदा किया हुआ है। बीजेपी, जनसंघ, RSS, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जितने भी जो इनकी एफिलिएटेड विंग्स 11 RSS की, ये सब हमारी पैदा की हुई। हम अगर चाहते तो RSS खत्म हो चुकी होती थी। मैं तुमको वाक्य बताना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह और हेमंत करकरे जी साहब का, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको बता रहा हूँ मैं, कि जब हेमंत करकरे साहब ने जब वो लैपटॉप अपने हथावे में लिया था, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, ये सारे लोगों को जब उन्होंने अरेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये लैपटॉप जो है ये बीजेपी के सारे बड़े कद्दावर नेता को जेल में भेजेगा। मगर कांग्रेस ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया या उनको सपोर्ट नहीं किया। अंदरूनी क्या बात थी मुझे पता नहीं है, मगर उस टाइम अगर किए होते और RSS खत्म हो चुकी होती। नहीं तो एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि RSS को जो RSS जो है लीड करती है भारतीय जनता पार्टी को, जो उसकी सारी तंजीमें हैं,
जी। तो आरएसएस ने अपने सारे मोहरे हर जगह बैठा रखे, एक सोच बना रखी है, उसको कांग्रेस कैसे खत्म करेगी? जाहिर है कि अगर कांग्रेस जीत करके भी आती है तो जो संघी सोच रहेगी आरएसएस वालों की उनके साथ में, वो कैसे खत्म करेंगे उसको? बराबर। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से जब से ये देश बना है तब से उन्होंने कहीं ना कहीं आरएसएस को सपोर्ट किया है अंदरूनी तौर पे। अगर नहीं किया होता तो आज जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, पुलिस स्टेशन हैं, तलाटी ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, अब देखिए वहाँ पर मंदिर बना हुआ जो असंवैधानिक है। हमारे देश में सर्वधर्म समूह का मतलब क्या है मालूम है आपको? इसका मतलब यह है किसी एक धर्म, किसी एक विचारधारा को लेकर के ये देश नहीं चल सकता है। तो इस देश में तो सभी लोग रहते हैं। आज इस देश की सबसे बड़ी आबादी किसकी मालूम है आपको? हिंदुओं की नहीं है, सबसे बड़ी आबादी बौद्धों की है। मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी मस्जिद बना दीजिए, हमारी दरगाह बना दीजिए, हम सब सक्षम हैं। मगर कांग्रेस अगर चाहती तो ये बोलती थी कि नहीं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको जात पात से परे रखें। रखना चाहिए था, नहीं रखा उन्होंने। आज उसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने इस तरीके से हमारे देश को खोखला कर दिया है। आज सारी आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, यूपीएससी, एमपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट खाते हैं उनके अंदर हर बड़ी पोस्ट के ऊपर एक आरएसएस विचारधारा का आदमी बैठा हुआ है और वो उस तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये इसकी जो कामयाबी है वो बहरहाल लोगों के उसमें जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो नजर तो आ रही है। आज एक गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान आया है, जो पार्टी छोड़ करके अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस की बहुत तारीफ़ की है। ये पार्टी में वापस आएंगे या सिर्फ जो इसकी कामयाबी है उसको देख करके अपनी पार्टी का अलायंस करेंगे साथ में इसके? नहीं, मैं समझता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब की खूनों के अंदर, रगों के अंदर जो कांग्रेस जोड़ रखी है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने तारीफ़ की है पार्टी की और कांग्रेस को जो बढ़ावा दिया है, तो उसको देख लगता है कि या तो छोड़ के पछता रहे हैं या फिर वो आना चाहते हैं इधर। नहीं, पछता तो नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में जिस तरीके से मतलब उन्हें शक के दायरे में हमेशा रखा गया, हाँ ये तो है, जिस तरीके से उन्हें हमेशा लताड़ा गया, उन्हें दूर रखा गया हर डिसीजन मेकिंग कंपनी से, तो ये गलत है। एक ऐसा कद्दावर नेता जिन्होंने इंदिरा जी के साथ में काम किया, जिन्होंने राजीव जी के साथ में काम किया, जिन्होंने नरसिम्हा राव जी के साथ में काम किया, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के साथ में काम किया, आज उनकी 50 से 60 साल की उनकी राजनीतिक हिस्ट्री है। इतना कद्दावर नेता, इतना एक्सपीरियंस लीडर, आज मैं समझता हूँ कि उनके जैसा कद्दावर नेता जब उनको हमने किसी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चाहे महाराष्ट्र की दी हो, चाहे कर्नाटक की दी हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की दी हो, चाहे किसी भी स्टेट की दी हो, उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल की है, उन्होंने वहाँ पे रिजल्ट दिया है। तो कुछ ना कुछ तो अंदर बात होगी, तभी तो रिजल्ट आते। तो वो समझते हैं कि इस देश की जनता जो है क्या सोचती है, उस देश की जो सोच है उसको समझते हैं। तो वैसे कद्दावर नेता को हमको हमारे साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं। हमारे को कहीं ना कहीं पॉलिश करने के लिए हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों की हमें ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ राहुल जी ने गुलाम नबी आज़ाद साहब से बात करनी चाहिए, उन्हें वापस लाना चाहिए, आपस के जो भी शिकवे गिले हैं उनके दूर करके उन्हें वापस पार्टी फोल्ड में ले लेना चाहिए, और वो आएंगे, जरूर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात इलेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा? यही टेस्ट हो जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि गुजरात इलेक्शन को बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके इलेक्शन लड़ रही है। उनकी जो बी टीम है वहाँ पर, उन्होंने अभी मैं ये समझता हूँ, हमारा जो कैलकुलेशन था कि 192 सीट्स है वहाँ पे, कांग्रेस इस बार 90 सीट ला रही थी वहाँ पे, मगर आम आदमी पार्टी के एंट्री करने के बाद मैं समझता हूँ कि कांग्रेस 60 सीट क्रॉस नहीं कर पाई, वापिस बीजेपी की एक सोच बनी हुई है कि जहाँ बीजेपी नहीं वहाँ आम आदमी पार्टी है। हकीकत है ये। तो ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का साथ देकर कांग्रेस मुक्त भारत बना रही है भी। बिल्कुल, ये जहाँ पर भी खुद नहीं जीत सकते, जैसा कि पंजाब है, पंजाब में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पे आम आदमी पार्टी को जिता दिया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस या शिरोमणि अकाली दल जो एसएडी है, उन लोगों के बीच में ही लड़ाई हुआ करती थी। बीजेपी बहुत हमें कोशिश की, मगर कभी 1-2 सीट के ऊपर बढ़ नहीं पा रही थी। 70 सीटें हैं वहाँ पे, मगर कभी भी वहाँ पर कामयाबी नहीं हो पाई। तो अब उन्होंने क्या किया है कि जहाँ पर उनका वहाँ पर वर्चस्व नहीं है, उनकी वहाँ पे साख नहीं है, वहाँ पर वो आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट करेंगे, या जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है वहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक दूसरी सेकुलर पार्टी के तौर पे खड़ा करके सेकुलर वोट्स को डिवाइड करने का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है जिसके अंदर अमित शाह साहब बहुत माहिर है, उन्हें मालूम है किस तरीके से इलेक्शन लड़ना। मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। मैं मुरादाबाद में मैं एज एन ऑब्जर्वर ऑफ कांग्रेस, मैं मुरादाबाद के इलेक्शन में था। मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ वहाँ पे मुरादाबाद के अंदर 47% मुसलमान वोटर है, मालूम है आपको, और उसके बावजूद वहाँ पर मुसलमान हार गया। तो जब मैंने उसकी रेकी की, जब मैंने उसका होमवर्क किया, मुझे पता ये चला कि 4 मुसलमान कैंडिडेट बसपा से, समाजवादी से, मुस्लिम लीग से, जनता दल यूनाइटेड से, जनता दल सेकुलर से और पीस पार्टी से मुसलमान खड़े थे। जब मैंने उनकी तह के अंदर जाकर के देखा तो पता ये चला कि इनको फाइनेंस जो था इनडायरेक्टली बीजेपी की तरफ से ही था।
तब कहीं आकर के सहारनपुर में, मुरादाबाद में, बरेली में ये सब मुस्लिम पॉकेट्स है, बड़े बड़े पॉकेट्स है, यहाँ पर हार गए मुसलमान कैंडिडेट्स। तो ये जो इनका तरीका है काम करने का, ये बड़े अच्छे तरीके से हमको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ये मुसलमानों को वर्गलाते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं और 10 मुसलमान खड़ा कर देते हैं और उनके बीच में से उनका कैंडिडेट आराम से जीत करके आ जाता है। कांग्रेस के पास कोई तोड़ है? बिल्कुल तोड़ है। कांग्रेस अगर आज मुसलमानों से बैठ करके बात कर ले तो मैं समझता हूँ मुसलमानों जैसा समझदार और पॉलिटिकली मेच्योर्ड आदमी कहीं पर भी नहीं है। मुसलमान सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखता है वोटिंग करते वक्त में। वो ये देखता है कि हमारे बीवी बच्चे, हमारा घर बार, हमारा धंधा व्यापार किस तरीके से सेफ रहे, और उसको कांग्रेस सेफ रख सकती है मगर बैठ करके बात करे हमारे से। अगर वो हमसे बात करेगी, मुसलमान एकजुट अगर हो गया तो मुसलमान खुद कहेगा कि भाई इस मुस्लिम पॉकेट के अंदर हमारा सिंगल कैंडिडेट होगा, दूसरा कैंडिडेट नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा का जो रिजल्ट होगा 2024 के इलेक्शन में, क्या इतना ज़्यादा बड़ा रिजल्ट हो सकता है कि जिस तरह से इस वक्त जो है ना अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट है, क्या अगले 2024 में भी कांग्रेस की सत्ता में अपोजिशन नहीं रहेगा? या नहीं ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो आज गांव खेड़ों में आप चले जाएं, आप लोगों की दिमाग को देखें, आप लोगों की सोच को देखें। सोच के अंदर इतना हेट्रेड भरा हुआ है, इतनी नफरत भर दी गई है कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। कांग्रेस कितने भी जिद्दोजहद कर ले, हम कितने भी जिद्दोजहद कर लें, सारे देश के जो वासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कितनी भी हम मेहनत कर लें, बीजेपी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। अगले और 5 साल तक बीजेपी सत्ता में है, मगर इतना है कि कम से कम हम इतनी सीट जीत लें कि हम इनको टक्कर दे सकें। और हो सकता है कि स्ट्रांग पोजीशन बन सकते हैं। हाँ, स्ट्रांग पोजीशन बन सकती है। और हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ये हो सकता है कि हमारी जो रीजनल पार्टीज है साथ में आ करके एक कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती, एक कोalition गवर्नमेंट भी बन सकती है। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा से इतना हो मतलब स्ट्रांग अपोजिशन बन सकते हैं सभी? बिल्कुल बन सकता है, और कोalition गवर्नमेंट भी बन सकती है। मैं हमारे तो हमेशा फिंगर जो है हम क्रॉस रखते हैं और हमें मालूम है कि होप फॉर द बेस्ट। हम हमेशा आशावादी होते हैं, हम कभी निराशावादी नहीं रहते हैं। और हमें ये उम्मीद है इस देश की जनता से, और मैं आपके माध्यम से अपील भी करूंगा इस देश की जनता से कि कहीं ना कहीं आप लोग और अपने फ्यूचर की बात करनी है। देखो इस देश के अंदर ना हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, ना मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, ना सिख ईसाई का दुश्मन है, ना ईसाई सिख का दुश्मन है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये चंद लोग हैं जो हमारे दिलों के अंदर खुराफात, हमारे दिलों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, और इस नफरत पैदा करके अपने पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। इस चीज़ को समझे, हमारे अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी आने की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर हमने हमारे अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं लाई तो वो दिन दूर नहीं, ये देश के कई टुकड़े और कई विभाजन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब ये आगे जो है भारत जोड़ो यात्रा इंसानों के सुख पे ले जाता है। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि ये यात्रा कामयाब रहे और एक कड़ी टक्कर दे सके भारतीय जनता पार्टी में। जी इंशाल्लाह ज़रूर।